So assalamu alaikum, and in this video we'll take a look at the antidiarrheal drugs. In the previous video we talked about the prokinetic drugs which are used to increase the gut motility, but in this video we will be doing the opposite. Like we will रूलिंग आउट ऑल द फैक्टर्स जो कि गट मोटिलिटी को समहाउ इंक्रीज करवा रहे हैं, जो कि ट्रांजिट टाइम या फिर जो टाइम होता है ड्यूरिंग विच द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स आर स्टेइंग विद इन द लार्ज इंटेस्टाइन टू गेट ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब्ड. सो दे आर नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, सो दे आर गेटिंग एक्सक्रीटेड इन द feces. So that is actually increasing the fluid content of feces, that is increasing the frequency of feces, and that is resulting in electrolyte depletion from the body as well, water and electrolyte depletion from the body as well. So there is a condition in which there is passage of 3 or more loose or watery stools per day. तो simply passage of more stools per day more than normal जो एक condition होती है, that is called diarrhea, and they have to be you can say inconsistency, they have to be liquidy in nature, right? That is the diarrhea की condition. अब इसको क्योर करने के तरीके क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ को पता होना चाहिए. कॉजेज़ की बेसिस पर हम इसकी फिर ड्रग्स डिफाइन करेंगे. तो ये इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं गट के इंटेस्टाइन, गट के ल्यूमन में, दैट ऑल्सो कॉज द गट ल्यूमन्स मोटिलिटी टू गेट इंक्रीज, ताकि हम उन ऑर्गेनिज्म से जान छुड़ा पाएँ, राइट? तो व्हेनेवर देयर विल बी एन इन्फेक्टिव एजेंट विद इन द गट, देयर विल बी इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द गट एज वेल, रिजल्टिंग इंक्रीज मोटिलिटी. इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में भी ऐसे ही होता है. अगर गट की मिकोजा की इरिटेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हुई है, तो दैट विल ऑल्सो trigger all the processes which will be increasing the gut motility, and which will be decreasing the transit time during which the substances have to be absorbed. तो अगर वो absorb नहीं होंगे तो they will be released in the feces. So malabsorptive syndrome जिनमें एक substance absorb ही नहीं हो रही, reabsorb ही नहीं हो रही gut से, तो that will cause its release. For example, जिन लोगों में lactose intolerance होती है, so they cannot break it down, so they have to release it as it is. So वो भी एक तरह का डायरिया cause करेगा, because that is a malabsorptive syndrome. ट्यूमर्स की वजह से भी malabsorption होती है डेफिनेटली, तो दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डायरिया. ड्रग्स होते हैं कुछ एंटी माइक्रोबियल्स विच जिनके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं दैट दे कॉज डायरिया बिकॉज दे आर सिंपली इंक्रीजिंग द मोटिलिटी ऑफ द गट. अच्छा, इसके फिर 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. एक ऑस्मोटिक डायरिया. ऑस्मोटिक डायरिया तब होता है जब एनी वे ऑस्मोटिक कंटेंट ज़्यादा है इंटेस्टाइन का, वहाँ पे ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस ज़्यादा है जो अपने सारे वाटर को ड्रॉ करके ले जाती हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इन डायरिया. फॉर एग्जांपल सीलिक डिजीज़ में हम देखते हैं कि ये हमें कंडीशन नज़र आती है. इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस में भी यू कैन सी वेरी वेल कि जब लैक्टोज इंटॉलरेंस होंगे तो वहाँ पे ऑस्मोटिक कंटेंट लैक्टोज से ज़्यादा होगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन ऑस्मोटिक डायरिया. दैन सिक्रेटरी डायरिया होता है. सिक्रेटरी डायरिया मोस्टली होता है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से. बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं, दैट ऑल्सो results in the secretion of water and substances into the lumen. वो अपने साथ secretion करवाते हैं substances की whenever there is an inflammatory disease of the gut. So that results in secretory diarrhea. Then exudative diarrhea. Ulcerative colitis, for example, is an inflammatory bowel disease that also causes the exudation of proteins and water into the lumen. तो हो गया exudative diarrhea. Then rapid gut transit. Rapid gut transit means that the time during which intestinal contents are staying within the large intestine, that has been reduced, right? That is called रैपिड गट ट्रांजिट. और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में टाइम कम हो जाता है, जिसमें मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ट्रांजिट टाइम कम हो जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन डायरिया. सो ये सब होगी कॉजेज ऑफ डायरिया. अब अगर इनकी हमें ट्रीटमेंट करना हो तो हमें ट्रीटमेंट के लिए हम इनको 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं ड्रग्स को. एक होते हैं सिंपली जनरलाइज एंटी डायरियल ड्रग्स जो कि जनरली डायरिया को क्योर करे. सेकेंड है इन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स. अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर स्पेसिफाइड फॉर दोज टाइप्स ऑफ डायरिया इन विच इट इज़ कॉज्ड बाय एन इन्फेक्टिव एजेंट, एनी माइक्रोबियल एजेंट, राइट? सो उसके लिए अब हमें पता है, इसके लिए इसका हम आगे डिटेल्स नहीं देखेंगे, सो हम यहीं पे सो रैप अप करेंगे. दैट एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड रिफॉक्सिमीन, दीज आर द ड्रग्स विच आर एंटीमाइक्रोबियल एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायरिया, द माइक्रोबियल वैरायटी ऑफ डायरिया एज वेल. बट जो बाकी सारे ड्रग्स उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट क्लास इज द वंस विच आर हैविंग एंटी मोटिलिटी एक्शन, जो कि मोटिलिटी ऑफ द गट को डिक्रीज कर. वी सॉ इन द प्रीवियस स्लाइड की जो ओपियोइड एंटागनिस्ट थे वो हम यूज़ करते टू एक्ट एज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट, बिकॉज वी नो दैट जो ओपियोइड्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, दे कैन रिड्यूस द GIT मोटिलिटी. तो हम ओपियोइड एनालॉग्स देंगे इन द पेशेंट्स व्हिच आर हैविंग डायरिया. ओके, तो उसके बहुत सारे एनालॉग्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव डायफिनॉक्सिलेट, वी हैव लोप्रामाइड, वी हैव एलुक्साडोलिन एंड वी हैव द कॉडीन. सो ये सारे कौन से ओपियोइड एनालॉग्स व्हिच कैन कॉज द डिक्रीज स्टमक और GIT मोटिलिटी. देन कोलॉइड बिस्मथ कंपाउंड्स. कोलॉइड बिस्मथ कंपाउंड्स बेसिकली सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड क्लोराइड आयंस इनटू द ल्यूमन को रोकते हैं, और बिस्मथ इटसेल्फ एंटीमाइक्रोबियल भी है इन एक्शन, तो इसमें बिस्मथ सब सैलेट आ जाते हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग एंटी मोटिलिटी एक्शन. थर्ड वन इज द एंटी कोलिनोमैटिक्स. सो अगर हम कोलिनोमैटिक्स का एंटागनिस्ट देंगे तो दैट विल रिड्यूस द गट मोटिलिटी एज वेल. इसमें बर्बरीन की एग्जांपल आ जाती है. इसके अलावा एट्रोपिन है और हायोसाइमिन भी है.
Then adsorbents are not having any chemical action on gut motility, rather they are simply absorbing the water and salt contents or and bacterial toxins with themselves, and like pectin hai, kaolin hai, charcoal hai, chalk hai, and methyl cellulose. So all these are adsorbents basically. Then the third category is the agents जो कि modify कर देते हैं secretion and you can say secretion of water and salts को. अगर secretion of water and salts कम हो जाएगी तो definitely डायरिया भी कम हो जाएगा. तो इसमें हम एग्जांपल्स देखेंगे बाइल सॉल्ट सिक्वेस्ट्रेंट्स की, ऑक्ट्रियोटाइड की और क्लोप्रिडीन की, नहीं क्लोनिडीन की, सॉरी नॉट क्लोप्रिडीन, ऑक्ट्रियोटाइड एंड क्लोनिडीन. अच्छा, तो हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं. नंबर 1 इज़ द एंटी मोटिलिटी ड्रग्स, जिसमें पहले आता है ऑपियोइड कंपाउंड में बताया था कि 2 एग्जांपल है इसकी, डाइफेनॉक्सिलेट, लोप्रामाइड, एलुग्जाडोलिन ये भी है. ठीक है. अच्छा, तो इनका एक्शन क्या होता है? तो बेसिकली जो गट में कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स उनके प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स पर एक्ट करता है और एक्ट करके उनके कोलिनर्जिक रिलीज को ख़त्म कर देता है. कोलिनर्जिक रिलीज नहीं होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी नो, अच्छा माइंटेरिक और सब में कुछ दोनों प्लेसेस पर एक्ट करता है. सो दैट इज़ हाउ इट विल नॉट बी हैविंग एनी मोटिलिटी एक्शन. एंड अलॉन्ग विद reducing the motility, it also causes a contraction of the internal anal sphincters की टोन को भी इंक्रीज करा देते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करा देते हैं. एंड देयर इज अ रिड्यूस्ड मास कोलोनिक मूवमेंट्स एंड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स. तो 3 काम कर रहे हैं. एक तो ये कर रहा है कि जी ट्रैक्ट की मोटिलिटी को कम करा रहा है, सेकेंडली इंटरनल स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन को करा रहा है, तीसरा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स को और मास कोलोनिक मूवमेंट्स को भी कम करवा रहा है. एक्यूट ट्रैवलर्स डायरिया में, क्रोनिक डायरिया में यूज़ किया जा सकता है. अच्छा, इनमें जब 2 ड्रग्स में कंपैरिजन देखते हैं, लोप्रामाइड एंड डाइफेनॉक्सिलेट. अब लोप्रामाइड एक अच्छा ड्रग है बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस अ ब्लड ब्रेन बैरियर सिंस opioids have a tendency to cause addictive effects. इनके हम पेशेंट में एडिक्शन पैदा हो जाती है बिकॉज इट्स गिविंग सम प्लेजरफुल इफेक्ट्स, उसकी प्लेजरफुल स्टिमुलेशंस हो रही होती हैं, उसमें एक सेंसेशन ऑफ हैप्पीनेस होती है. सो दैट इज़ वाई जो लोप्रामाइड हम प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स नॉट हैविंग एनी सच एडिक्टिव पोटेंशियल, इट डज नॉट क्रॉस अ ब्लड ब्रेन बैरियर. जो डाइफेनॉक्सिलेट है, इसका जो मेटाबोलाइट है दैट इज डाइफेनॉक्सिन, दैट कैन क्रॉस अ ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट कॉज हैव सीएनएस सिम्टम्स एंड दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू बी अब्यूज्ड, राइट. अच्छा, तो दोनों की ओवरडोजेज में हमारे पास कॉन्स्टिपेशन रिजल्ट करती है बिकॉज ऑब्वियस अगर हम एंटी मोटिलिटी एजेंट्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन कॉज करेंगे. सीएनएस इफेक्ट्स भी आते हैं, टॉक्सिक मेगाकोलोन भी हो सकता है. अच्छा जी, इसके अलावा हम कहते हैं कि जो डाइफेनॉक्सिलेट हमने बोला कि इसके अंदर एक पोटेंशियल है, इट कैन कॉज दी अब्यूजिव इफेक्ट्स आ सकते हैं, इसके पेशेंट्स पे एडिक्ट हो सकते हैं. इसी वजह से हम इसको हमेशा कंबाइन करते हैं विद 1.25 माइक्रोग्राम ऑफ एट्रोपिन. एट्रोपिन अगर हम देंगे इस पर ऐड करके तो जब भी पेशेंट इसकी ओवरडोजेस लेगा तो उसमें एट्रोपिन की भी ओवरडोजेज हो जाएगी. एंड वी नो एट्रोपिन हैज़ एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, तो उसकी वजह से उसमें ब्लड विजन आएगी, उसमें उस बंदे में कॉन्स्टिपेशन नजर आएगी और उसमें सीएनएस इफेक्ट्स और टॉक्सिक मेगाकोलोन हो जाएगा. तो इन दिस वे वो ड्राई माउथ होगा, ब्लड विजन होगी एंड उसको नोजिया होगा, तो फिर उस ड्रग को लेना बंद कर देगा साइड इफेक्ट्स की वजह से. उस तरह से उसमें फिर उसकी यू कैन से एडिक्शन डेवलप नहीं होगी. कॉन्ट्राइंडिकेशन ये कि अगर आप देखें आप क्या कर रहे हैं, आप गट की मोटिलिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं. गट मोटिलिटी का डिक्रीज़ हमें कई बार तो चाहिए होती है टू क्योर द डायरिया, बट हम अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में देंगे तो टॉक्सिक मेगाकोलोन क्रिएट हो जाएगा. ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, जो इन्फ्लेमेशन है वो अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रही है एंड दैट इज़ नॉट हैविंग अ वे टू गेट आउट ऑफ देयर, तो टॉक्सिक मेगाकोलोन रिजल्ट हो जाता है और परफोरेशन भी हो सकते हैं टू इंक्रीज प्रेशर देयर, राइट. इन्फेक्टिव डायरिया अगर है, फॉर एग्जाम्पल अगर सब्सटेंसेस हैं, कोई इन्फेक्टिव एजेंट्स है, बैक्टीरिया है एंड दे आर नॉट हैविंग अ वे टू पास इनटू द स्टूल, सो वो बॉडी के अंदर रहकर हम ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कराएंगे. तो इन्फेक्टिव डायरिया में और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में दीज ऑपियोइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. Then the third opioid and agonist is alloxadolin. Alloxadolin is basically हम कहते हैं कि म्यू और कैपा एगनिस्ट है, म्यू और कैपा opioid एगनिस्ट है और लैम्डा opioid एंटागनिस्ट है. इसका काम ही होता है, म्यू रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली हमारे स्टमक वॉल में एंड वंस एक्टिवेटेड दे कैन कॉज inhibition of GIT motility and in this way there will be decreased motility and decreased passage of stools and decreased diarrhea, right. तो alloxadolin are the mu opioid and agonist and the kappa opioid agonist and they are reducing the motility, but they can also they are also used in inflammatory bowel disease. उसके लिए भी ये problematic नहीं है and they have the side effects जो सभी एंटीडायरियल्स के होते हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, एब्डोमिनल पेन होगा, nausea, headache, vomiting etc.
अच्छा, ये तो सारे हमने देख ली जो कि ओपियोइड एगनिस्ट। अब सेकंड कैटेगरी इज द बिस्मुथ सबसैलिसाइलेट। अब बिस्मुथ सबसैलिसाइलेट इज एक्चुअली a salicylate, and it combines in the stomach with the gastric acid HCl to form the salicylate compounds and the bismuth ऑक्सीक्लोराइड। तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है एंड बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, और इनका फंक्शन ये होता है, जो सैलिसिलिक एसिड होता है इट स्पेसिफिकली इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन को और क्लोराइड आयंस की सिक्रेशन को। इन दिस वे इट कैन रिड्यूस द स्टूल फ्रीक्वेंसी एंड लिक्विडिटी एट द सेम टाइम। सो यहाँ पर जो एक्टिव एजेंट एक काम कर रहा है जो कि मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द सैलिसिलिक एसिड, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन और क्लोरीन रिलीज क्लोराइड आयंस रिलीज को कम कर रहा है। तो दे विल बी डिक्रीज लिक्विडिटी एंड डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स। और जो बिस्मथ है यहाँ पर, जो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बना रहा था, दैट हैज़ एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट एज वेल। तो एंटेरोटॉक्सिन्स अगर कोई प्रेजेंट है तो उनको भी रिमूव कराते थे। तो ट्रैवलर्स डायरी में भी हेल्पफुल है और एक्यूट एंटेरोगैस्ट्राइटिस में भी helpful है। but bismuth, since it can cause blackening of stools and harmless blackening of tongue, so that becomes reason for decreased patient compliance. Berberine is an anticholinergic। एंटीकोलिनोमेटिक है तो डिक्रीज करेगा गट मोटिलिटी को। एक्शन ये करेगा कि इट विल एंटीकोलिनोमेटिक इस तरह से है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अपोज कर रहा है, एंड उसका एक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है कि कैल्शियम आयंस की एंट्री इनटू द इंटेस्टाइनल सेल्स को कम कर रहा था, ड्यू टू विच दे आर नॉट गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड इनफ। सो और कॉन्ट्रैक्शन इनफ नहीं हो रही तो डेफिनेटली फिर मोटिलिटी भी ज़्यादा नहीं होगी, एंड दैट विल इनहिबिट डायरिया। Along with inhibition of the muscle wall, they are also having intestinal decrease intestinal secretion and antimicrobial effects. So berberine के तीन effects हो गए। एक तो ये कि they are simply antagonizing the effects of acetylcholine, they are blocking the entry of calcium ions into the cells, they are reducing the contraction, they are having antimicrobial action, and they are inhibiting the intestinal secretion of substances। तो secretion substances को भी रोक रहा है, contraction को भी कम कर रहा है, और एंटीमाइक्रोबियल एक्शंस भी है बर्बरिन का। सो बैक्टीरियल डायरिया में, कॉलरा में और इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स वगैरह के इन्फेक्शन में काम आता है। तो ये तीन थे एंटी मोटिलिटी एजेंट्स। नेक्स्ट इज द एड्जॉर्बेंट्स अपने सरफेस के साथ अटैच कर रहे हैं वाटर को, सॉल्यूट्स को, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को, और इनहिबिट कर रहे हैं मैसिव लिक्विड मूवमेंट्स और या फिर डायरिया को। पहले एग्जाम्पल आते हैं मिथाइल सेलुलोज की। इसबगोल का छिलका हम खाते हैं सब, यू नो, एंड दे आर नॉट रियली एंटीडायरियल्स, बट सिंस दे हैव पोटेंशियल absorbing the substances on their surface, so they can be used as a good antidiarrheal agents. So इसबगोल हस्क है और मिथाइल सेलुलोज। नेक्स्ट कैटेगरी इज केओलिन। केओलिन इज बेसिकली you can say hydrated aluminum disilicate. Hydrated aluminum disilicate is the kaolin, and that again has the same potential as that of the methyl cellulose, that it can bind water, solutes and toxins along its surface, and that can just promote stool consistency and decrease stool frequency, right? Pectin, we know it's a polymer, it's a carbohydrate polymer present within the skin of apple, and that has having the same function, well tolerated होता है। that it can cause constipation because definitely they are increasing stool mass, so they can result in constipation as well। ये थे हमारे पास एड्जॉर्बेंट्स। अब थर्ड कैटेगरी है एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स। इफ़ वी रिड्यूस द सिक्रेशन सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमन, दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस देयर रिलीज आउटसाइड द बॉडी एज वेल। तो इसका ये प्रिंसिपल है। बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट्स इसका फर्स्ट ग्रुप है। बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट्स ये काम कर रहे होते हैं कि जितनी बाइल एसिड या बाइल इटसेल्फ रिलीज हो रही थी विदिन द इंटेस्टाइन फ्रॉम द ड्यूटेनम, उसको सिक्वेस्टर करते हैं, उसको स्टोर करते हैं विदिन द इंटेस्टाइनल सेल्स। बाइल होगी नहीं वहाँ पर तो वजन ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट एक्टिव नहीं करेगी, तो वहाँ पर उसके साथ और सब्सटेंसेस अटैच होकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे। तो बॉयल एसिड सिक्वेस्टेंट्स में एग्जांपल आते हैं, नज़र नहीं आ रहे। कोलेस्टायरामीन है, कोलेस्टायरामीन है, एंड कोलेस्टिपोल है। कोलेस्टिपोल एंड कोलेस्टायरामीन, राइट? so that is how they will be treating the diarrhea, but definitely they are having adverse effects क्योंकि वो bile acids को बहुत स्टोर कर रही है, उनको रिलीज नहीं होने दे रही। तो that can cause gallstones, that can cause decreased absorption of vitamin K and folic acid, and that can interfere with the bile acid pools, and they can cause flatulence, constipation and fecal impaction क्योंकि अब उसकी क्योंकि वो gut में नहीं है, तो that can impair with the absorption of fats वगैरह as well। सेकेंड ड्रग ऑफ द जो मॉडिफायर्स थे सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस के इनटू द ल्यूमन, उसमें सेकंड वन इज ऑक्ट्रियोटाइड। ऑक्ट्रियोटाइड इज बेसिकली या सोमेटोस्टेटिन एनालॉग। वी नो दैट सोमेटोस्टेटिन जितने भी न्यूरोएंडोक्राइन टिश्यूज थे या एंडोक्राइन टिश्यूज थे उन सबके सिक्रीशन को रोक रहता। तो ऑक्ट्रियोटाइड हम देते हैं, सिंपली इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ सिंपली इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ऑल द पॉसिबल सिक्रीशंस लाइक गैस्ट्रिन की सिक्रीशन काम करता है, सिक्रेटिन की सिक्रीशन काम करता है, वेजोएक्टिव पेप्टाइड की सिक्रीशन काम करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन की सिक्रीशन काम करता है,
लिटरली हर एक हार्मोन सिक्रेशन को कम करे, ग्लूकागॉन को भी कम करे, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को भी कम करे। तो जब सबकी सिक्रेशन कम हो जाएगी तो डेफिनेटली जो यही सारे हार्मोन्स है जो जेनेटिक मोटिलिटी को रेगुलेट करते, तो अगर इन सब के अमाउंट कम होंगे तो देयर विल बी डिक्रीज जेनेटिक मोटिलिटी एंड इनहिबिट हो जाएगी गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन की, पोर्टल स्प्लेनिक ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। एंड दिस ड्रग हैज़ एक्शन कि सारे ही हार्मोन्स को ब्लॉक करके वहाँ पर एक डिक्रीज्ड मोटिलिटी रिजल्ट कराता है। नेक्स्ट वन इज़ द क्लोनिडीन। क्लोनिडीन इज अल्फा 2 एंटोनार्जिक एगनिस्ट एंड इट इज़ परफॉर्मिंग सेक्शन कि कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द एंटेरोसाइट्स एंड एंटेरिक न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से स्टिमुलेट होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस और इनहिबिट होती है सिक्रेशन सब्सटेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड दिस वे अगर सिक्रेशन कम होगी और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, डेफिनेटली जो जीआईटी में सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा स्टे करेंगी और वो कम स्टे करेंगे आई मीन, एंड वहाँ बल्क ऑफ फेसेस ज़्यादा होगा और उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, एंड दैट विल रिजल्ट इन क्योरिंग ऑफ डायरिया एज वेल। क्रोनिक डायरिया और डायरिया ऑफ ऑपियोइड विड्रॉवल थेरेपी में हम इसको देते हैं, एंड दैट इज़ क्लोनिडीन, एंड दैट इज वाज द थर्ड वन ऑफ द मेंटेनेंस जो मेंटेन करता सिक्रेशन को और अब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस को। देन कुछ अनइम्पॉर्टेंट भी हैंडेडाइल्स दैट आर द प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हम बोलते हैं व्हेन देयर आर एक्टिव सब्सटेंसेस और लाइव सब्सटेंसेस प्रेजेंट विद इन द ड्रग, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ड्रग इज कंसिस्टिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे ड्रग में, एंड दे आर सिंपली गिवन टू रिस्टोर द नॉर्मल अमाउंट ऑफ माइक्रोबायोटा और बैक्टीरियल पॉपुलेशन विद इन द गट वॉल और गट ल्यूमन। तो अगर इनफ इन माइक्रोबायोटा होंगे, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे, तो सिंपली जो वहाँ पे नॉर्मल फंक्शनिंग है जी अट्रैक्टिव वो होती रहेगी और होम्योस्टेसिस कंडीशन मेंटेन रहेगी, एंड दे विल नॉट बी द कंडीशंस व्हिच आर suitable for diarrhea, right? So they are just maintain the microbial population, and thus they are helpful in some way. So these were all the drugs। हमने पहले देखिए सारे एंटीमोटिलिटी एजेंट्स, मैंने ओपियोइड्स देखे, हमने एंटीकोलियोमैटिक्स देखे और हमने बिस्मथ सबसैलिसाइड्स देखे। सेकेंड हम कैटेगरी में देखे थे अवर एब्जॉर्बेंट्स, एंड थर्ड वन वी हैड द मॉडिफायर्स ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट, देन एंटीमाइक्रोबियल्स हम स्टार्ट में देखा है, एंड नाउ वी हैड द प्रोबायोटिक्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एंटीडायरियल ड्रग्स। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।